हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। यहाँ से कई बार एग्जाम में घुमा फिरा करके ढेर सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। जब हम बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना की, तो सबसे पहले अमेरिका ने अपने संविधान में प्रस्तावना को जगह दी। इसके बाद में अनेक देशों ने अपने अपने संविधान निर्माण में प्रस्तावना को स्वीकार किया और ऐसे ही भारत ने भी अपने संविधान निर्माण के समय संविधान की प्रस्तावना को जन्म दिया। अगर हम बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय या भूमिका को बताता है। प्रसिद्ध न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की भी संज्ञा दी है। अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान के प्रस्तावना की, तो चूंकि हम सभी को पता है संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया और संविधान के निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान के प्रथम अधिवेशन, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। इसके बाद में दूसरी जो हमने बैठक की प्रथम अधिवेशन के अंतर्गत, वो 11 दिसंबर 1946 को की। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था। इसके बाद घटना जब आती तीसरे बैठक की, संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष संविधान सभा के सदस्यों को संविधान सभा के उद्देश्यों को लेकर प्रस्तुत किया गया था, जिस पर संविधान सभा के सदस्यों ने अपनी सहमति 22 जनवरी 1947 को दी और संविधान निर्माण के बाद यही उद्देश्य प्रस्ताव संशोधित करके हमारे संविधान में प्रस्तावना के रूप में सामने आया। तो अगर हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो पूरे संविधान की प्रवृत्ति की झलक या संविधान का सार हमको संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिल जाता है। जैसा कि एन ए पालकीवाला ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, यानी अगर कुछ ही समय में पूरे देश के संविधान का अवलोकन करना हो, संविधान की प्रवृत्ति की, उसकी प्रकृति की और उसके क्षेत्रों के विस्तार की अगर झलक देखनी हो, तो हम किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करते हैं। तो जब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो संविधान के मुख्य पृष्ठ पर ये 5 से 6 लाइनों में लिखी गई। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 हिंदी तिथि की अगर बात करें, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना है। यहाँ से जो प्रश्न देखने को मिलते हैं वो कई तरीके से प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसे कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रस्तावना के तत्व कौन कौन से हैं, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन तत्वों से मिलकर बनी है। अगर हम इसमें बात करें तो संविधान के तत्व मुख्य रूप से अगर देखे जाएं तो संविधान के तत्वों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, या प्रस्तावना के तत्व हम कह सकते हैं। प्रस्तावना के तत्व
तो पहले अगर तत्व की बात करें प्रस्तावना के तत्व में, तो सबसे पहला आता है संविधान के अधिकार का स्रोत। यानी जब हम संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं तो हमें संविधान के अधिकार का स्रोत पता चल जाता है कि हमारी संविधान का जो अधिकार स्रोत है, यानी जो शक्ति है, स्रोत है, वो किसके हाथों में है। अगर हम दूसरे तत्व की बात करें तो भारत की प्रकृति कैसी है, ये देखने को मिल जाता है। तीसरा अगर हम बात करें तो संविधान के उद्देश्य देखने को मिल जाते हैं। संविधान के उद्देश्य हम ये कह सकते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों ने जिन उद्देश्यों को लेकर के हमारे संविधान का निर्माण किया, उन उद्देश्यों की झलक संविधान में देखने को मिल जाती है। अगर हम अन्य तत्व की बात करें तो संविधान के लागू होने की तिथि भी देखने को मिल जाती है। तो मुख्य रूप से संविधान की प्रस्तावना के जो तत्व हैं वो ये हैं। संविधान के अधिकार के स्रोत पता चल जाते हैं, भारत की प्रकृति कैसी है, या संविधान भारत की प्रकृति कैसी रखना चाहता है, भविष्य के किस भारत का निर्माण करना चाहता है, या संविधान सभा के सदस्यों ने जिस उद्देश्य से संविधान सभा का निर्माण किया है, उन उद्देश्यों का पता चल जाता है। इसके अलावा संविधान के लागू होने की तिथि भी देखने को मिलती है। अगर हम 5-6 लाइन संविधान की प्रस्तावना की देखें तो इसकी सबसे पहली लाइन कहती है हम भारत के लोग। इसका मतलब है कि भारतीय संविधान के अधिकार का जो स्रोत है वो भारत की जनता है। पहले ही लाइन में कहा गया हम भारत के लोग, यानी भारत के संविधान का अधिकार स्रोत या शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान का अधिकार क्षेत्र क्या है, या भारत की शक्ति का स्रोत क्या है। तो संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। इसके आगे अगर हम बात करते हैं भारत की प्रकृति की, तो भारत की प्रकृति भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की है। यानी भारत की प्रकृति कैसी होगी, एक प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने की, ये भारत की प्रकृति है। अगर इनमें हम शब्दों की बात करें, प्रभुत्व संपन्न, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाला देश कहा गया। इसका मतलब है भारत एक स्वतंत्र देश है, इसके राज्यों पर किसी भी देश का, किसी भी संस्था का कोई अधिकार नहीं है। ये स्वेच्छा से आंतरिक और बाहरी सभी निर्णयों को ले सकती है, अपने किसी भी राज्य क्षेत्र को अपने परिसंघ से अलग कर सकती है, या किसी भी अधिग्रहित क्षेत्र को भारतीय परिसंघ में शामिल कर सकती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने की बात की गई। अगर हम बात करते हैं समाजवादी की, तो हालांकि हमारे मूल प्रस्तावना में समाजवादी शब्द नहीं था। पूरे संविधान की अगर हम प्रवृत्ति देखें तो समाजवादी राज्य के निर्माण की बात संविधान में लेकर की गई। राज्य के नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत भारत के समाजवादी और गांधीवादी समाजवादी परिप्रेक्ष्य की बात की गई है। लेकिन ये जो हमारा शब्द समाजवादी शब्द जो जुड़ा वो 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 में शामिल किया गया। तो चूंकि समाजवादी विचारधारा हमारे संविधान में थी, लेकिन इसकी झलक हमारे प्रस्तावना में नहीं थी, इसलिए इसको शामिल किया गया। अगर हम समाजवादी विचारधारा की बात करें तो भारत में लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा है। इसका उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी इत्यादि को समाप्त करना है। अगर हम समाजवादी शब्द की बात करें तो मुख्य रूप से किसी भी लोकतांत्रिक देश की दो विचारधाराएं सामने आती हैं, एक समाजवादी और दूसरी पूंजीवादी।
पूंजीवादी वे विचारधाराएं जहां पर निजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। समाजवादी विचारधारा वो विचारधारा है जहां पर सहकारी उद्यमों को बढ़ावा दिया जाता है। तो भारत की जो समाजवादी प्रवृत्ति है वो लोकतांत्रिक समाजवादी है, जहां पर लोगों की गरीबी, उपेक्षा, बीमारी इत्यादि साधनों की उपलब्धताओं को सुनिश्चित किया जाता है। हालांकि 1991 के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों ने समाजवादी नीति को थोड़ा सा लचीला जरूर बनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कह सकते हैं भारत में लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा अभी भी शेष है। तो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, साथ साथ पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष की भी बात की गई। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य यह है कि भारत राज्य का पर्टिकुलर कोई एक धर्म नहीं है, ये सभी धर्मों को समान वरीयता देता है, समान मान्यता देता है। यानी भारत राज्य किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता, ये सभी धर्मों के प्रति समान भावना विकसित करता है। इसको भी हमने 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 के अंतर्गत शामिल किया है। इसके बाद बात आती लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का अर्थ है भारत की जनता के द्वारा बुना गया तंत्र या भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र। अगर हम लोकतांत्रिक विचारधारा की बात करें तो ये भी दो प्रकार की विचारधारा आती है, एक प्रत्यक्ष और दूसरी अप्रत्यक्ष। स्विट्जरलैंड जैसे देशों ने प्रत्यक्ष विचारधारा को लागू किया है। लोकतांत्रिक प्रत्यक्ष धारा में जनता के द्वारा सीधे सीधे प्रशासन की जिम्मेदारी संभाली जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली को लागू किया गया है। यहाँ पर भारतीय लोगों के द्वारा चुने हुए लोगों के द्वारा भारतीय प्रशासन संभाला जाता है, या हम ये कह सकते हैं भारत के लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के आधार पर शासन स्थापित किया जाता है। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की गई। दूसरा एक शब्द है गणराज्य। जब हम बात करते हैं गणराज्य की, चूंकि हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की और इस दिन से भारत को गणराज्य घोषित किया गया। गणराज्य शब्द का तात्पर्य होता है जहां का बड़े से बड़ा पद वंशानुगत न होकर के जनता के द्वारा चुना जाए, एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात उसके पद में बदलाव किया जाए, एक निश्चित समय अंतराल के बाद भारत की जनता के द्वारा उसका चयन किया जाए, चुनाव किया जाए। तो भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी भी भारत की जनता के द्वारा चुना जाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से हो या अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं भारत गणराज्य देश बना 26 जनवरी 1950 को। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत के लोगों ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो भारत की प्रकृति कैसी हुई? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भारत की प्रकृति है। हालांकि भारत के संविधान के अधिकार का स्रोत भारत की जनता है। आगे अगर हम बात करते हैं संविधान के उद्देश्य की, तो संविधान का उद्देश्य इसके समस्त नागरिकों को, अगली पंक्ति पर अगर ध्यान देते हैं तो इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराता है। हालांकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व 1917 की रूस की क्रांति से लिए गए हैं। तो भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता देता है। तो ये भारत के संविधान के उद्देश्य हैं कि भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के न्याय मुहैया कराए जाएं। हालांकि जब हम न्याय की बात करते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की, तो राज्य के नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत इन न्याय को लेकर भी चर्चा की गई। लेकिन हमारे प्रस्तावना में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लेकर बात की गई। अगर प्रश्न पूछा जाए कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में संविधान में कहां देखने को मिलता है, तो संविधान की प्रस्तावना के साथ साथ राज्य के नीति निषेध तत्वों में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई। अगर आगे हम बात करते हैं विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, यानी संविधान में 5 प्रकार की
स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। एक बार पुनः समझिएगा, संविधान में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जो कि रूसी क्रांति से प्रेरित हैं 1917 के। दूसरे, स्वतंत्रता में अव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना और विचार की स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रताएं 5 प्रकार की संविधान की प्रस्तावना में। हालांकि अगर हम बात करते हैं स्वतंत्रता की, तो संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्णित हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे प्रस्तावना में भी 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं देखने को मिलती हैं, जहां पर विचार, अव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता है। तो मौलिक अधिकारों में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जबकि प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रेरित हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। कई बार इनका क्रम भी लगाने को पूछा जा सकता है कि संविधान में तीनों न्याय जिस क्रम से व्यवस्थित लिखे हुए हैं उनका क्रम क्या है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ऐसे करके इनका क्रम अव्यवस्थित करके प्रश्न बन जाता है। ऐसे ही स्वतंत्रता के बारे में भी प्रश्न बन जाता है। विचार, अव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, इसमें भी क्रम का फेरबदल करके क्वेश्चन बन जाता है। एक बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है। नवीनतम प्रश्नों की अगर श्रृंखला देखें तो ऐसे भी प्रश्न देखने को मिलते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो अगर हम संविधान की प्रस्तावना देखते हैं तो पहली पंक्ति अगर हम देखते हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इसी पहली पंक्ति में भारत का उल्लेख 2 बार किया गया, इसके अलावा पूरे संविधान में कहीं नहीं किया गया। तो एक बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न भी देखने को मिला है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की हैं, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार की, अव्यक्त की, धर्म की, विश्वास की और उपासना की, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता या अवसर की समानता, जब हम बात करते हैं समता की, तो भाग 3 के मौलिक अधिकार में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता के बारे में बात की गई। वहीं पर आर्टिकल 16 अवसर की समानता को लेकर बात करता है। तो आर्टिकल 16 के साथ साथ मौलिक अधिकारों के साथ साथ प्रस्तावना में भी अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए ये हमारे भारतीय संविधान के उद्देश्य हैं कि भारत के लोगों को तीनों प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के, यानी ये संविधान सभा के उद्देश्य थे जो कि संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं। संविधान के उद्देश्य देखने को मिलते हैं कि भारतीय संविधान की भविष्य कैसा होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संविधान के उद्देश्य भी संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिल जाते हैं। यहीं पर अगर हम बात करते हैं स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के जो तत्व हैं वो फ्रांस की 1789 की क्रांति से प्रेरित हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि न्याय रूस की क्रांति 1917 से लिए गए तत्व हैं, जबकि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जैसे जो तत्व लिए गए वो फ्रांस की 1789 से 99 तक चलने वाली जो क्रांति है उससे प्रेरित हैं। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान में प्रस्तावना में जिन न्याय का उपबंध किया गया उस किस देश की क्रांति से प्रेरित हैं, तो 1917 की रूस की क्रांति से प्रेरित हैं। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की जो भावना प्रेरित है वो फ्रांस की क्रांति जो कि 1789 से 99 तक चली थी उससे प्रेरित है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं संविधान की प्रस्तावना में, तो संविधान सभा में इसके लागू होने की, इसके अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करने की तिथि है, या हम कह सकते हैं संविधान के लागू होने की तिथि का भी उल्लेख मिलता है। हालांकि अगर हम बात करते हैं संविधान में, तो आर्टिकल 394 के अंतर्गत संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने की बात की गई 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 16 आर्टिकल जो लागू हुए वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, संविधान पर अंतिम वाचन हुआ था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस प्रस्तावना के तत्वों में संविधान के अधिकार का स्रोत, भारत की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य और संविधान के लागू होने की जो तिथि है ये हमारी प्रस्तावना से देखने को मिलती है। यहाँ से कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
संविधान में कितने प्रकार के न्याय का उपबंध किया गया है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ मूल संविधान में कौन से तत्व नहीं थे, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इसमें 3 शब्द जोड़े गए। अब तक की संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया और वो था 1976 में, जब इसमें 3 शब्द जोड़े गए। एक था समाजवादी, दूसरा था पंथनिरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। तो ये 3 शब्द हमारे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए। हालांकि 42वां संविधान संशोधन सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की भी संज्ञा देते हैं। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए और ये प्रस्तावना में होने वाला एकमात्र संशोधन है। जब हम बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना में संशोधन की, तो संशोधन को लेकर के कई विवाद सामने निकल कर आते हैं। एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 का मामला निकल कर आता है, जिसमें संविधान के प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इस बात को लेकर जिक्र किया गया। दूसरे अगर हम वाद की बात करते हैं तो बेरुवाड़ी यूनियन वाद 1960 का मामला, जिसमें संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया और इस वजह से संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार भी संसद से वापस ले लिया गया, यानी संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती क्योंकि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ऐसा निर्णय दिया गया। इसके बाद एक वाद आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसने पूर्व के जितने भी फैसले थे उनको पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में ये फैसला दिया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इस वजह से 368 के अधीन बनाई गई विधियों के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु इसके मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद को मूल ढांचा सिद्धांत के नाम से भी जानते। जिसके बाद 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 में पहली बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द शामिल किए गए। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि मूल संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं थे या कौन से शब्द संविधान में संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में शामिल किए गए। तो समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किए गए थे। यही अगर हम बात करें संविधान के महत्व की, तो चूंकि संविधान की प्रस्तावना संविधान का सार है, संविधान का परिचय है, संविधान की भूमिका है। कम समय में किसी भी देश के संविधान को अगर अध्ययन करना हो तो उसकी प्रस्तावना से अवलोकन किया जा सकता है। इसी तरीके से भारत की संपूर्ण संविधान की प्रकृति, उसके उद्देश्य की झलक देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं इसके महत्व में, संविधान सभा के सदस्यों के वक्तव्य को लेकर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार की संज्ञा दी। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने इसे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल कहा। इसके अलावा संविधान सभा के एक सदस्य थे जिनका नाम था ठाकुर प्रसाद भार्गव, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी तथा संविधान का आभूषण की संज्ञा दी। इसके साथ साथ अंग्रेज राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान की प्रस्तावना को लिखने वाले लोगों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर सम्मान दिया है। इसके साथ साथ संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा है। तो इस तरीके से संविधान की महत्ता को संविधान सभा के सदस्यों ने अलग अलग शब्दों में व्यक्त किया है। एक बार पुनः समझ लीजिए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी 1947 को इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में स्वीकार किया गया। इसके पश्चात इसमें संशोधन करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया।
संविधान की प्रस्तावना के मुख्य रूप से 4 तत्व हैं। संविधान के अधिकार का स्रोत जो कि भारत की जनता है, इसमें कहा गया हम भारत के लोग, यानी संविधान भारत के लोगों के द्वारा भारत के लोगों के लिए लिखा गया। भारत की प्रकृति भारत के प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की है, जिसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया। साथ साथ संविधान के उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अवसर की समानता प्राप्त करने का है। इसके साथ साथ संविधान के लागू होने की तिथि भी संविधान के प्रस्तावना में देखने को मिलती है। अब यहाँ से ढेर सारे प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं, इसलिए संविधान की प्रस्तावना को एक सटीक तौर पर अध्ययन करना अनिवार्य रहता है। कई तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं, जैसे संविधान के लागू होने की तिथि कहाँ देखने को मिलती है। तो संविधान के संपूर्ण लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 हमारे आर्टिकल 394 में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हमारे प्रस्तावना में भी 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करने की तिथि का उल्लेख मिलता है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा संविधान की प्रस्तावना और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में हम इसी प्रकार से आपके लिए और रोचक जानकारियां लेकर आएंगे। तब तक बने रहिएगा दिशा एकेडमी के साथ। धन्यवाद।